बस समझ सकते। इस स्लाइड के पीछे भी चर्चा हुआ था कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष एवं विस्तार हुआ। पीछे बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस हो चुका है कि 600 BC में भारत के मानचित्र पे 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जिसका नाम था मगध, अपने कुछ भौगोलिक परिस्थितियों और कुछ भौगोलिक इंपॉर्टेंस के कारण धीरे धीरे मगध अपने आप को स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाया। फिर आगे चलकर धीरे धीरे इतना मजबूत हुआ कि बाकी धीरे धीरे बाकी जो महाजनपद थे मगध के अलावा, उन महाजनपदों को जीतकर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार और एक्सपेंस किया। और एक समय ऐसा आया कि मौर्य डायनेस्टी और उसके बाद जब काल शासन में आएगा उस समय पूरे भारत पे मौर्य साम्राज्य का शासन होगा। फिर मौर्य, बिंदुसार, अशोक वगैरह शासन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें पीछे क्लास में डिस्कस हो चुकी है। पीछे क्लास में हम इस फ्लो चार्ट को भी ठीक से समझ लिए थे कि मगध के उत्कर्ष एवं विस्तार के समय तीन बातें, जो एक तो सबसे पहले पूर्व मौर्य काल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसमें बृहदत्त वंश एक डिस्कशन में आ गया था पिछले क्लास में। आज हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक ने रूल किया, क्या कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से इस समय पहली बार भारत में पूर्व मौर्य काल में दो विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिसमें से भारत पे पहला विदेशी आक्रमण फारसी और ईरानियों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो फारसी ईरानियों के द्वारा किया गया। उसके बाद से दूसरा आक्रमण जो भारत में आपको देखने को मिलेगा, जिसका जिक्र आपको यूनानी आक्रमण और स्पेशली सिकंदर के आक्रमण के बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा। 326 भारत की तरफ आक्रमण बढ़ा था। भारत को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थोड़ा सा क्षेत्र पर अधिकार भी किया, लेकिन आगे धनानंद की सेना थी इसलिए उसके बढ़ने से मना कर दिया। ये सारा डिस्कशन आपका आएगा यूनानी आक्रमण में। पिछले क्लास में भारत के इतिहास की कुछ बेसिक बात करें कि एक बार ऐसा होगा कि भारत में एक पूरे भारत के मानचित्र पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण होगा। फिर किसी महत्वपूर्ण शासक की मृत्यु होगी तो धीरे धीरे वो टूटकर बिखरेगा। जब कोई महत्वपूर्ण शासक भारत में रूल कर रहा होगा उस समय न तो कोई विदेशी आक्रमण होगा और न तो कोई विदेशी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। अगर कोई विदेशी आक्रमण भी करता है तो फिर उसको पूरी तरह से उस समय के तत्कालीन शासक जवाब देगा, फिर वहाँ पे कोई विदेशी आक्रमण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई डायनेस्टी टूट कर बिखरेगी और फिर छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो जाएगा, उस समय बहुत सारे विदेशी आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे, चाहे किसी भी एरा को आप उठाकर देख लें। जैसे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डायनेस्टी और ये सब लोग, इन तीनों के बीच आपस में ही लफड़ा फसाद मतलब इन लोगों के बीच चलता रहा था, तो इसका फायदा उठाकर दो विदेशी आक्रमण इस समय आपको मिलेगा। फिर बीच में मौर्य काल है। मौर्य काल काफ़ी एक मजबूत शासन काल माना जाता है पूरा भारत के राजनीतिक और ये तमाम सेटअप के अंतर्गत। तो मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। कोई विदेशी आक्रमण यहाँ पे नहीं है। विदेशी आक्रमण किया था सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, 322-23 ईसा वर्ष पूर्व में उसने आक्रमण किया था, लेकिन बुरी तरह से, सॉरी 22-23 नहीं, काफ़ी और आगे 305 ईस्वी पूरी तरह से पराजित हुआ। पराजित होने के बाद फिर से आक्रमण तक तो तक होगी एकदम पूरा साम्राज्य अपना विस्तार होगा चारों तरफ। और एक काल का अपना दबदबा होगा। ये अखंड भारत पे एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हो गया हो। जैसे ही अशोक की मृत्यु, अशोक के बाद से धीरे पे जो शासक है उसका अब कब्जा है वो कमजोर हो, फायदा उठा भारत उस या फिर उसी होगा उस समय बेहद शुंग वंश। फिर उसके बाद से शुंग वंश हटेगा तो कण्व वंश आएगा। कण्व वंश खत्म होगा तो फिर सातवाहन वंश आएगा। इन लोगों के आपस में लफड़ा फसाद का फायदा उठाकर 4 विदेशी आक्रमण भी इस समय देखने को मिलेगा, जिसमें हिंद यूनानियों का सबसे पहला आक्रमण, फिर शकों का, फिर पार्थियन का और फिर कुषाण का। तो यहाँ तक के इतिहास जब पढ़ेंगे तब हम पहुँच जाएंगे लगभग 250 ईस्वी तक हम पहुँच गए। इस पूरे स्लाइड के अंतर्गत पूरे भारत के इतिहास के लगभग 800 वर्षों के इतिहास को समेट लिया गया है। अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बीच में जैन धर्म, भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में वो भी डिस्कशन में आएगा। ठीक है, तो वो इस स्लाइड में नहीं है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म या फिर धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारत में एंसेंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत के इतिहास में हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज की कक्षा हमारी चालू होगी कहाँ से? हर्यक वंश से, और इन तीनों डायनेस्टी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? पीछे क्लास में बृहदत्त वंश के बारे में डिस्कशन सारा चीज हो गया था। बोर्ड पे देखिए।
तो मगध के प्रमुख राजवंश में सबसे पहले राजवंश है जिसका नाम है हर्यक वंश। पीछे क्लास में लिखना कुछ नहीं, बस दिमाग से सॉरी ध्यान से आप देखते चले और समझते चले। बृहदक वंश की जानकारी कहीं कहीं मिला है, एक दो टेक्स्ट जिसके बारे में आपको लिखाया गया था पीछे क्लास में। ज़्यादातर जानकारी जो भारत के इतिहास में मिलता है वो हर्यक वंश से ही प्राप्त होता है। तो हर्यक वंश जिसका टाइम पीरियड है 544 बीसी से 412 बीसी, एक स्लाइड वो पीछे क्लास में हम डिस्कस किए थे, उसमें सारा ये दिया गया था। अब एग्जाम में रेयर ऑफ द रेयर केस में या न के बराबर कहीं पूछा है कि इनका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा वेरिएशन है, किसी किसी किताब में एक दो वर्ष इधर उधर भी मिलेगा। तो इसको नहीं याद करना है कि हर्यक वंश का, परंतु इतिहास के टाइम फ्रेम को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपके दिमाग में हो कि हर्यक वंश कब आया हुआ था। नहीं तो यही नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अगला वंश कब आया था इसको समझने के लिए। तो बस अपनी समझदारी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि इसका टाइम पीरियड एग्जाम में बीसी के नाम से जाना जाता है। इनसे बात माना जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में सर ने अपनी राज्य की नींव वैवाहिक संबंधों से के उसका विस्तार किया। उसने 3 मिनट की कोट दिया। अब संबंध का जो विस्तार है मगध का विस्तार पास ठीक ठाक से चलो और युद्ध के माध्यम से मगध साम्राज्य का धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, विस्तार सबका अपना हुआ वहां से उस क्षेत्र को हराने के युद्ध के साथ साथ वैवाहिक संबंधों को भी प्राथमिकता दिया और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से फिर अपने साम्राज्य को थोड़ा सा और क्या किया, एक्सपेंस किया। तो दोनों रूप इसने अपना। आप अकबर के काल में भी पढ़ेंगे ना, अकबर जाकर वहाँ पे शादी किया,
वहाँ से सेटअप हुआ और फिर कुछ दिन तक उसके काल में युद्ध वगैरह टला, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए शादी विवाह कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इसको आपको भी दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ पे इसका शादी विवाह हुआ था। तो मगध साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? काशी तक हो गया। नेक्स्ट, दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी राजकुमारी चिल्लेना, मतलब वो राजकुमारी चिल्लेना था जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। मतलब दूसरी विवाह हुआ, राजकुमार वैशाली की राजकुमारी थी जिसका नाम था चिल्लेना, इनसे विवाह हुआ जिनका पुत्र आगे चलकर अजात शत्रु होगा। तो वैशाली के आसपास के क्षेत्रों पे क्या हो गया? कब्जा। क्योंकि जैसे भाई शादी जिसके घर होगा वो थोड़े ना लफड़ा फसाद करेगा, वो ऐसे ही समझ लीजिए कि वो साम्राज्य का ही क्या है, हिस्सा है। तो वैशाली में भी कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी न हुई। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, तो उधर के क्षेत्र में भी थोड़ा सा इनका क्या हो गया? विस्तार हो। तो इस तरह से 3 शादी विवाह किया और 3 क्षेत्रों को मगध साम्राज्य में इसने लगभग क्या कर लिया? मिला लिया। बात समझ में आ रहा है? अब ऐसा मत समझिए कि केवल शादी विवाह से ही साम्राज्य का विस्तार। अभी बोले कि युद्ध भी करते थे, भाई ऐसा नहीं है कि मतलब यही से, लेकिन दोनों था, युद्ध भी करके जीते हैं, आगे देखेंगे हम। उसके बाद से फिर इसके माध्यम से भी अपने साम्राज्य का। नेक्स्ट, बिंबिसार का वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। राजनीतिक प्रतिष्ठा इन द सेंस, अब जिस घराने में शादी होगी, जिस राजकुमारी से शादी होगी, भाई जाएगा वहाँ पे रथ राजा का तो एकदम भव्य स्वागत होगा, फाला ढीम का। समाज राजनीतिक प्रतिष्ठा मतलब बढ़ेगा, बोलो ना जी। दामाद लोग का ऐसे ही जो स्वागत होता है उसका एक अलग ही माहौल होता है। फिर ये राजकुमार है, राजकुमारी से शादी हुआ है, तो आप समझ ही रहे हैं भाई क्या माहौल रहेगा। तो पूरी एक राजनीतिक प्रतिष्ठा सेटअप हुआ किसका? बिंबिसार का। और मगध को पश्चिम उत्तर की ओर विस्तृत करने का मार्ग क्या हुआ? प्रशस्त हुआ। मगध का मतलब विस्तार उत्तर पूर्व पश्चिम चारों साइड में देखने को मिला। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत कर, अब ऐसा मत समझिए केवल शादी हुआ, अब जीत कर, ठीक है, वो अंग पे आक्रमण किया। अंग महा जो जनपद था उसमें अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर वगैरह के रेंज में आक्रमण कर उसे मगध साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। अब हो सकता है शादी का माहौल वहाँ पे, तो ठीक है भाई, आक्रमण करके उस साम्राज्य को क्या कर लिया? मिला लिया। तो इस क्षेत्र को आक्रमण करके मिलाया, तो अंग को, तथा अपने पुत्र अजात शत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। तो उसी का पुत्र था, अंग को जीता, मगध साम्राज्य में मिलाया और वहाँ पे शासक जो नियुक्त कर दिया वो किसको? अजात शत्रु को। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंग प्रघोत से मित्रता कर ली। साम दाम दंडभेद, कहीं पे लड़ाई, कहीं पे शादी विवाह, जहाँ पे दोनों पॉसिबल नहीं है तो मित्रता का हाथ बढ़ा लीजिए और साम्राज्य से अपना रिलेशन ठीक ठाक रखिए। तो उससे मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक, इसका एक राजवैद्य हुआ करता था उस समय, MBBS डॉक्टर टाइप नहीं होता था उस समय, वैद्य ही हुआ करते थे, जड़ी बूटी से अपना बीमारी ठीक करते थे। इनका राजवैद्य था जीवक, उनको इलाज करने के लिए, इनके मतलब चंद्र प्रघोत के इलाज करने के लिए इन्होंने भेजा हुआ था, इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। इस डायनेस्टी को पितृहंता वंश, जितने शासक बने अपने पिता की हत्या करके शासक बने हैं, इसलिए इस डायनेस्टी को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये पितृहंता वंश, क्योंकि जितने भी शासक अधिकांश था अपने पिता की पहले हत्या करके उनको गद्दी से हटाया है, उसके बाद से फिर शासक बने। और इतिहास में ये सामान्य बात हो गई कि पिता पुत्र का हत्या कर रहा है, फिर भाई भाई का हत्या कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको टेंशन में आने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस चीज़ों को समझते जाए। ने कर दी। और 492 ईसा वर्ष पूर्व मगध की राजगद्दी पे बैठा कौन? अजात शत्रु। कालाशोक का भी मतलब आगे आएगा, कालाशोक, ठीक है। तो पहले वंश था बृहदत्त वंश, उसके बाद से आया कौन? हर्यक वंश। और हर्यक वंश या फिर मगध डायनेस्टी का जो वास्तविक संस्थापक था जिसका नाम था बिंबिसार, 3 जगह शादी करके उन क्षेत्रों को मिलाया, उसके बाद से एक जगह मित्रता करके मिलाया, एक जगह आक्रमण करके मिलाया। इस तरह से दिमाग में रखना है। तो 5 क्षेत्र तो ऐसे ही इसके साम्राज्य के पार्ट हो गए। तो मगध जो पहले इतना जगह पे था, 5 जगह पे और उसके साम्राज्य का हिस्सा जोड़ लीजिए, तो थोड़ा सा उसका क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। फिर ये मरेगा तो फिर उसका पुत्र मरेगा नहीं, इसको मारा जाएगा और फिर उसका शासक, उसका पुत्र शासक बनेगा जिसका नाम है अजात शत्रु।
जिसका कोई शत्रु नहीं हो, शत्रुओं से आजाद हो, उसका नाम है अजात शत्रु। तो थोड़ा सा मगध का ये अब विस्तार करेगा। पिता के द्वारा विस्तार की जो प्रक्रिया जारी थी, उस विस्तार की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करेगा और साम दाम दंड भेद भी सबको अपनाएगा। कुछ शादी करेगा, कुछ आक्रमण करेगा, कुछ मित्रता करेगा और मगध साम्राज्य को और थोड़ा सा बढ़ाएगा। नेक्स्ट, अजात शत्रु 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक, उल्टा ही जाएगा अभी क्योंकि बीसी में बातचीत चल रहा है। अजात शत्रु ने कौशल नरेश परसेनजित से युद्ध किया। हालांकि उससे शादी विवाह हुआ था, लेकिन बीच में गड़बड़ कुछ हो गया तो युद्ध किया। परसेनजित की पराजय हुई, बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। तो एक युद्ध इसके द्वारा है इसमें। परसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु से किया। एक विवाह पहले भी हुआ था उसकी बहन से, फिर इसकी पुत्री का विवाह हो गया किससे? वजीरा के विवाह अजात शत्रु से हुआ। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था। बिंबिसार का उपनाम एक और नाम श्रेणिक था। अजात शत्रु जैन मतानुयायी था, मतलब ये जैन धर्म को क्या करता था? फॉलो करता था। आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म आएगा। तो इस समय के जितने शासक है अधिकांशतः जैन धर्म को ही फॉलो करेंगे। एक आगे मिलेगा अशोक जो बौद्ध धर्म का एकदम कट्टर अनुयायी होगा। यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य तक आपको जैन अनुयायी मिलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य तक। उसके बाद से जब अशोक आएगा तो वो बौद्ध धर्म को अपनाएगा और पूरे बौद्ध धर्म के एक्सपेंस के लिए काम करेगा, तो वो अलग बात है। अधिकांशतः इस समय जैन धर्म के मतावली होंगे। अजात शत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। लिच्छवी वही वैशाली, लिच्छवी भुला गए क्या थे? लिच्छवी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी। अपने कूटनीतिक मित्र ब्रस्कर की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजात शत्रु ने रथलु मसूल तथा महाशिलांगटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। इतना ये जरूरी नहीं है आपके, बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। मतलब ये दोनों क्षेत्र पूरी तरह से मगध के में क्या कर लिया गया? मिला दिया गया, जीतकर दोनों को मिला दिया गया। नेक्स्ट, अजात शत्रु के समय से ही राजगीर, मतलब इसी के समय में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। तो टोटल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है, जिसमें से पहला बौद्ध संगीति लगभग 483 बीसी के आसपास, 483 बीसी के आसपास पहला जो बौद्ध सम्मेलन हुआ है वो हुआ है कब? अजात शत्रु के का। कहाँ पे? राजगीर में सप्तपर्णीय गुफा था, वहीं पे ये बौद्ध सम्मेलन हुआ है। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो 4 बौद्ध संगीति आपको मिलेंगे, जिसमें पहला यहाँ पे है, फिर दूसरा होगा वैशाली में, तीसरा होगा पाटलिपुत्रा में, चौथा होगा श्रीनगर में। तो 4 टोटल बौद्ध संगीति है। आगे वो बौद्ध धर्म में भी आएगा। फिर भी यहाँ पे दिमाग में रखना है कि अजात शत्रु के काल में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है। अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक शासन कर मगध पर शासन किया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष, ये नहीं पूछेगा भाई कितने वर्षों तक शासन किया। ठीक है। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजात शत्रु अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार डाला गया। अब जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा भाई। कलयुग तो चल ही रहा था उस समय से, अभी कलयुग थोड़ी आया, उसी समय से चल आ रहा था। तो इसने अपने पिता की हत्या की, उसी से मोटिवेट हो गया। इसका पुत्र, इसको भी शासक बनने की जल्दीबाजी हो गई, इसने इनको निपटा दिया भाई। तो उदयन अपने पिता अजात शत्रु की हत्या किया। हत्या करने के बाद 460 बीसी में अगला शासक बना मगध का, और उसके सब पार्ट किस वंश का? हर्यक वंश का। फिर अब ये शासक बना तो आगे क्या हुआ बोर्ड पर देखिए। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदय ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्रा या कुसुमपुर नामक शहर की स्थापना की तथा अपना राजधानी बनाया। यह जन्म था। बिहार स्पेशल के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। आपको जो घटना चक्र सेंड किया गया टेलीग्राम पर, उसमें जाएंगे तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कालाशोक को दिखाया गया, लेकिन उसको मतलब सही नहीं मानना है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदय। ठीक है। तो पहले राजधानी हुआ करते थे कहाँ पे? राजगीर। इसने एक नया शहर बता दिया। गंगा और सोन नदी के संगम पे बिहार में ये जाएंगे तो बिहार का बेल्ट है। इधर से सोन रिवर जाती है, इधर से ये गंगा रिवर जाती है, और इन्हीं दोनों के मिलन के स्थान पर इधर पटना में भी सोन नदी आकर मिलती है। यहाँ पे पाटलिपुत्र सिटी की क्या की? स्थापना की, जिसका एक नाम कुसुमपुरा या कुसुमपुर भी था। पाटलिपुत्र जंक्शन नाम सुने, पटना जाते हैं तो पाटलिपुत्रा ही जंक्शन, वो पैसेंजर ट्रेन जाती है। नहीं गए हो तो कभी जाकर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। तो पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी इसने बनाया। तो पहली राजधानी थी बिहार की यहाँ पे राजगीर में, उसने राजधानी को ट्रांसफर करके लाया कहाँ पे? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक भी उदयन था, और इसने राजधानी को भी साथ ही साथ परिवर्तित किया। पहली थी राजगीर, फिर लाया पे यहाँ पे। एक बार और राजधानी परिवर्तन होगा कालाशोक के समय। पाटलिपुत्र से वो खिसका कर ले जाएगा वैशाली। ठीक है। फिर उसके बाद जो शासक आएगा फिर वैशाली से वापस लाएगा कहाँ पे? पाटलिपुत्र। तो ये 3-4 बार राजधानी चेंज हुआ है। सबसे प्राचीन राजधानी थी राजगीर, उसके बाद से फिर आया पाटलिपुत्रा, उसके बाद से फिर वैशाली, और उसके बाद से जब पाटलिपुत्र आएगा फिर कहीं नहीं जाएगा, और लगातार वो राजधानी बना रहेगा। ठीक है। नोट, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नाग दशक था। इसको अपने अमात्य शिशुनाग ने
पच्युत मतलब सत्ता से हटा दिया। इसी का अमात्य मतलब एक महत्वपूर्ण सेनापति वगैरह टाइप का कुछ होता होगा। और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और आगे शिशुनाग नामक एक नए वंश की क्या करी, नींव डाली। तो शिशुनाग इसका अमात्य, प्रधानमंत्री, सेनापति जो भी आप बोल दीजिए, वो इसके साथ रहा करता था, मौके का फायदा उठाया। और इसका 10 गो पुत्र होते थे, उसमें से एक था अंतिम शासक जिसका नाम था नागदशक, इसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद से अगली डायनेस्टी की जो स्थापना करता है, उस डायनेस्टी का नाम है कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। बोर्ड पे दिया हुआ है शिशुनाग वंश 412। अच्छा, यहाँ पे इसका शासन खत्म, सॉरी, इसका शासन खत्म हो रहा है उदयन का 444। शिशुनाग वंश की स्थापना हो रही है 412। अब इसके बीच में क्या हुआ है, इसके बीच में इसके 10 पुत्र, जो उदयन के 10 पुत्र हैं, वो कुछ कुछ टर्म के लिए बारी बारी से शासन किए हैं। और इसमें से नागदशक लास्ट शासक है जिसकी हत्या करके किस डायनेस्टी की स्थापना की गई, शिशुनाग वंश की। यहाँ तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट नो दिक्कत। तो फिर शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेकर 344 बीसी। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। ठीक है, अब इसके खुद के नाम पे है। प्रमुख शासक, तो सबसे पहला इसका महत्वपूर्ण शासक था शिशुनाग। अभी मगध का विस्तार पता है ना, अब मतलब अवंती जीता गया, फिर वैशाली पर अधिकार, फिर अंग पे अधिकार, फिर बनारसी काशी वाला क्षेत्र पे अधिकार, ये सब मिल गए हैं किस में, मगध में। अब ये कुछ और उसमें अपना बढ़ोतरी करेगा, मगध को और विस्तारित करेगा। ऐसा नहीं कि ये शासक बना तो वो फिर अपने आप में स्वतंत्र होगा, नहीं, मगध का बाउंड्री वहीं पे है, फिर उस बाउंड्री में कुछ और क्षेत्रों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। बोलो ना जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या किया इसने, अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर लिया और इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है, वैशाली को कालाशोक बता दिए थे, कालाशोक के समय पाटलिपुत्र जाएगा, इसने वैशाली को राजधानी बना दिया। कोई दिक्कत परेशानी? वैशाली पता है अभी हाजीपुर वाला इलाका है, तो ये जो पटना था यहाँ पे तो इसने बनाया था, इसी के थोड़ा इधर हाजीपुर पटना होकर कभी गए, सॉरी हाजीपुर होकर कभी पटना गए होंगे तो हाजीपुर वैशाली आपको मिला हो। तो इसने राजधानी को ट्रांसफर करके, पहले राजधानी था कहाँ, राजगीर, उसके बाद से उदयन के समय आया पाटलिपुत्र, फिर शिशुनाग के समय वापस से आ गया वैशाली। तो 3 अभी तक मगध की राजधानी हो गई है। ठीक है, इसके शासनकाल के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक के भूभाग सम्मिलित था। बंगाल से लेकर मतलब ये पूरा क्षेत्र मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, महावंश के अनुसार, अब ये कोई महावंश के अनुसार मतलब ये किताब का टेक्स्ट का नाम है। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पे बैठा। कालाशोक नाम सुने? नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए। ठीक है, तो शिशुनाग के पास बाद उसका पुत्र कालाशोक अगला शासक बनेगा। ये क्या करेगा, बोर्ड पे देखिए। कालाशोक का जो टाइम फ्रेम है वो 394 से 360 बीसी। ठीक है, कब? इसका नाम पुराणों में या दिव्य बदान, ये 2 ग्रंथ है, इसका नाम मिलता है काकवड़ मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया और 28 वर्षों तक शासन के नहीं पूछेगा, बस राजधानी को वापस ला दिया। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा पे। तो सबसे पहले बृहदत्त वंश के समय राजगीर इसकी राजधानी हुआ करती थी। फिर उदयन आया, एक नया शहर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्रा। इसने राजधानी को ट्रांसफर किया, कौन? उदयन। उदयन के बाद से शिशुनाग वंश का शासक बना जिसका नाम था शिशुनाग। इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से लाया, कहाँ पे? वैशाली। लेकिन इसका पुत्र आया जो आगे कालाशोक, इसने वैशाली से वापस राजधानी को ट्रांसफर कर दिया पाटलिपुत्र, और यहाँ से हमेशा राजधानी शिफ्ट रहेगी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे देखिए, इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय, भूल गए क्या? याद है? लगभग हुआ था वो 483 बीसी में। 100 वर्ष और आगे बढ़ जाइए तो ये होगा 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगति। टोटल हुआ है कितना? 4। तो इससे दूसरी बौद्ध संगति है, अलग बौद्ध संगति वाले टॉपिक में आएगा। तो दूसरी बौद्ध संगति इसी के काल में हुआ, आयोजन वैशाली में हुआ। राजधानी ला दिया था पाटलिपुत्र, लेकिन बौद्ध संगति करवाया था कहाँ पे? वैशाली में। तो दूसरा बौद्ध करवाया था नहीं, मतलब उस समय बौद्ध अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगति करते थे, तो इस समय हुआ था वैशाली में। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। ठीक है, इसी के समय बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म आगे बटेगा, हीनयान और महायान, वो चौथी बौद्ध संगति में होगा। लेकिन बौद्ध जो संघ था वो 2 भागों में, स्थविर और महासंघिक में बट गया। वो बौद्ध धर्म जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो डिस्कशन में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी? तो
कालाशोक के समय हुआ है सेकंड बौद्ध संगीति, और अजात शत्रु के समय हुआ है पहली बौद्ध संगीति। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ कहाँ पे, वैशाली में। ठीक है। बाणभट्ट रचित हर्षचरित, बाणभट्ट आगे पढ़ेंगे, गुप्ता डायनेस्टी में आएगा बाणभट्ट नामक एक, गुप्ता डायनेस्टी से आगे हर्षवर्धन के काल में आएगा एक कवि जिसका नाम होगा बाणभट्ट, और इसके द्वारा एक किताब लिखा गया है जिसका नाम है हर्षचरित। के अनुसार काकवड़, काकवड़ मतलब कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में घूमते समय, जब ये टहल वहल रहा होगा, घूम रहा होगा, उस समय महापदम नामक एक व्यक्ति ने चाकू मारकर इसके क्या कर दी, हत्या कर। मतलब क्राइम उस समय भी था बिहार में, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। तो उस समय चाकू मारकर इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद अब महापदम नंद ये हत्या किया, तो जाहिर सी बात है कि अब सत्ता के लिए ही हत्या किया होगा। किसी शासक की हत्या कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब शासक बनेगा। तो महापदम नंद हत्या करेगा और फिर एक नई डायनेस्टी की स्थापना करेगा अपने लास्ट के 2 अंक के नाम के 2 शब्द के अनुसार, जिसका नाम होगा नंद वंश। तो महान पदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईस्वी के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया, लगभग 344। और इस वंश का अंतिम शासक था कौन, नंदीवर्धन। इस वंश के अंतिम शासक था जिसका नाम था नंदीवर्धन। इसकी हत्या करेगा और हत्या करने के बाद फिर आगे शासक बनेगा जिसका नाम होगा, नई डायनेस्टी स्थापना होगी जिसका नाम होगा नंदवन। और नंद वंश का संस्थापक है कौन, महापदम नंद। नाम बड़ा है, काम भी इसका बड़ा है। अभी 1-2 बात इसके बारे में समझेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बृहदत्त वंश, उसके बाद से फिर हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद से शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के पास से महापदम नंद या फिर नंद वंश। ठीक है। छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट कौन से वंश के कौन से संस्थापक का क्वेश्चन पूछ देगा। थोड़ा सा लेवल एग्जाम का बड़ा होता है तो इन तीनों का नाम दे देगा, सीक्वेंस समझाने के लिए कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, तीनों वंश का नाम देगा। तो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। आपको जिस हिसाब से इसमें से चीज़ें निकालना हो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप समय समय पर देखते रहें कि कौन सी एग्जाम में आपके अपियर होना है, उस हिसाब से फिर इन चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। बोलो ना जी। इन्हें जो ग्रुप डी का पेपर देना है और नंद वंश याद करने लगे। ग्रुप डी में जीके जीएस का बहुत क्वेश्चन कम आता है, ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो एग्जाम देना है उसी के हिसाब से क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब महापदम नंद या नंद वंश के बारे में बोर्ड पर देखिए। महापदम नंद के बारे में समझिए भाई, ये क्या विशेष थे भाई। पुराणों के अनुसार, पुराण 18 पुराण है, उसी में से पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापदम नंद था। ठीक है। एक शूद्र था, मतलब शूद्र जाति से था। बोलो ना जी, सुनो, भुला गए कि याद है, वैदिक काल ऋग वेद के 10वें मंडल से चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो ये शूद्र जाति से इसमें महापदम नंद के सर्व छत्रांग, क्षत्रियों को नाश करने वाला या भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। किसमें, एक पुराण में। ठीक है। तो इसको अलग मतलब ये नाम दिया गया। इसने एक छत्र शासक की स्थापना की और एक राट की उपाधि धारण की। तो उपाधि धारण करने की प्रक्रिया भी लगभग यहीं से चालू होती है। तो एक राट की उपाधि धारण कर ली थी। महापदम नंद के 8 पुत्र थे। ठीक है। धनानंद भी इसका एक पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक बना। धनानंद का नाम सुने हैं, यूट्यूब पे जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य करके एक सीरीज है जिसमें इसके मतलब सारे कार्यक्रम को दिखाया गया भाई, कैसे मतलब ये शासन करता था और कैसे चाणक्य, मतलब ठीक ठाक है, मोटिवेशनल वो सीरीज है। कभी फुर्सत मिलेगा तो देखिएगा, पढ़ाई छोड़कर अभी देखने मत बैठ जाइएगा। ठीक है। इन्हें लाइब्रेरी में गए, बैठ के एकदम वाईफाई फ्री मिला हुआ, बैठ के पहले चंद्रगुप्त सपरा रहे हैं, उसके बाद से फिर आगे पढ़ेंगे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कभी कभी वो मौका मिले तब देखा जाता है। जैसे 1-2 दिन बारिश में क्लास बंद था तो इस टाइप के सीरीज फिल्म जो इंपॉर्टेंट आता है उसको देख लिया जाता है। बोलो ना जस्ट। ठीक है। एक नया फिल्म अभी आया हुआ है, चंदू चैंपियन, देखिएगा टाइम मिले तो। ठीक है। मतलब जो नहीं देखे उनके लिए बता दूं, बहुत मोटिवेशनल और ठीक ठाक मूवी है, तो देखिएगा अगर टाइम मिले तो। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, धनानंद इस वंश का अंतिम शासक, और यहाँ से फिर आगे मौर्य डायनेस्टी की नींव पड़ेगी। बात नहीं करो जो पीछे। यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन मतलब हम लोग मोदी जी के समकालीन है, मतलब जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तब हम लोग भी हैं। बोलो ना जी। समकालीन का मतलब होता है दोनों साथ साथ क्या करना, एग्जिस्ट करना। तो सिकंदर के समकालीन मतलब जब सिकंदर शासन कर रहा था उस समय धनानंद भी शासन कर रहा था। बताओ ना जी इसमें। ठीक है। तो समकालीन था। इसके समय 326 बीसी में
बिहार पुलिस या दरोगा में ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कब अटैक हुआ था सिकंदर का। तो 326 ईस्वी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर मतलब ये पश्चिम और उत्तर वाला भारत, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमिज, किसको, धनानंद को एक अलग नाम से नाम दिया है जिसका नाम है अग्रमिज। ठीक है, तो इसी के समय धनानंद के समय 326 ईस्वी में आक्रमण हुआ था किसका, सिकंदर का। हालांकि इसकी सूचना पहले ही चाणक्य को मिल गया था कि सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सिकंदर की ऐसी मंशा था कि पूरे विश्व पर जीत कर और पूरे विश्व पे क्या करना है, राज करना है। जब मकदुनिया से वहां से निकला और सारे क्षेत्रों को जीतते हुए निकल रहा था, तो इसकी सूचना भारत में पहुंची कि सिकंदर भारत पे भी आना चाहता है और भारत में अटैक करना चाहता है, और स्पेशली चाणक्य के पास पहुंची। तो फिर चाणक्य इस बात को बताने के लिए कि, और इधर धनानंद तो अपने पूरा मतलब मस्ती में चल रहा था, हमेशा गीत संगीत और मदिरा में ये डूबा रहता था, और इसका एकदम रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। वो कहानी आगे बताएंगे जब मौर्य डायनेस्टी की स्थापना होगी और सिकंदर का आक्रमण होगा। पूरा एकदम धूमधाम से कार्यक्रम चल रहा है। उसी समय चाणक्य चाह रहे वो मानचित्र लेकर कि ये देखिए सिकंदर इधर यूनान से बढ़ते हुए भारत पर अटैक करने आ रहा है। मानचित्र दिखाकर सारे बताते हैं कि यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ पे अटैक होने वाला है, तुरंत सेना को आदेश दीजिए कि उसको रोका जाए। लेकिन धनानंद तो धनानंद था भाई, एकदम गीत संगीत को छोड़कर कहाँ वो लड़ाई झगड़ा में पड़े। आराम से बिंदास चाणक्य को फिर वहाँ से मारकर, मतलब उसको धक्के देकर वहाँ से बाहर निकलता है। फिर वो चाणक्य का सखा खुलता है और फिर वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक तुमको सत्ता से नहीं हटा देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और फिर वहीं से फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। हालांकि सिकंदर भारत की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर वापस वो चला जाता है। फिर उसके सेनापति को चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हुए आगे की स्टोरी है। ठीक है, तो सिकंदर का आक्रमण हालांकि हुआ था किसके, धनानंद के समय। इसकी सेना इतनी ताकतवर थी, बोल रहे ना कितना भी गीत संगीत मस्ती में था, लेकिन सेना को एकदम ठीक ठाक रखा हुआ था। मतलब कि नहीं होता कि धाक रह के पहले ही डर जाए शत्रु, तो उस प्रकार से इसकी सेना काफ़ी मजबूत थी। और जब इसकी सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट तक जब पहुंची, तो फिर उसके सैनिक आगे नहीं बढ़े। उनको पता चला कि बहुत विशाल एक सेना है और उसके फाइट करना है, रसद सामग्री और ये सारे चीज़, और इतने दिन से युद्ध करते आ रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी आगे जाकर युद्ध करने में। और फिर नदी को पार करके उस टाइप जाएंगे, फिर उधर से आएंगे, इसका कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि एक विशाल सेना धनानंद रखा हुआ है। इसलिए उसकी सेना ने मना कर दिया, और मना कर दिया तो फिर सिकंदर वहीं ब्यास नदी से वापस लौटना शुरू किया, और बाद में रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। वो आगे जब सिकंदर का आक्रमण वाले टॉपिक पे देखेंगे तो वहाँ पे चर्चा होगा, कोई दिक्कत परेशानी आता। ठीक है, तो इस मतलब आक्रमण हुआ था 326 में धनानंद के काल में। धनानंद ने जनता पे बहुत कर आरोपित कर दिए थे, जिसने जनता असंतुष्ट थी। मतलब टैक्स, अब उस सीरियल में भी सारी चीज़ें दिखाया गया है, और पूरा मस्ती। एक तो टैक्स, मान लीजिए सरकार टैक्स लगाए, उस हिसाब से फैसिलिटी दे तो ठीक है भाई, बात बनता है कि ठीक है हमने टैक्स पे किया तो हमको एक बढ़िया रोड मिला, एक बढ़िया स्कूल कॉलेज सरकारी मिल रहा है, बढ़िया हॉस्पिटल मिल रहा है, सारी कुछ एकदम बढ़िया फैसिलिटी है। लेकिन अब टैक्स का पैसा दर पता चला कि इतना पानी पार करके जाना पड़ रहा है, घर रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है, बीमार पड़े तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना, पढ़ाई है तो प्राइवेट स्कूल में हो रहा है, सब हो रहा है, तो फिर टैक्स देने से फायदा क्या है, बोलो ना जैसे। तो इसलिए धनानंद का समय चल रहा था, जनता पे टैक्स तो एकदम धुआंधार लगाया। क्यों? क्योंकि इसको गीत संगीत में पैसा खर्च करना था, तो भाई क्या करेगा, टैक्स लगाया। पूरा जनता एकदम चारों तरफ परेशान थी, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि चाणक्य इसका मतलब परिस्थिति का फायदा उठाकर फिर उन्होंने आक्रमण किया और इसको पराजित किया, आरोपित किए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। जनता असंतुष्ट होगी तो फिर उसको धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे भाई। तक्षशिला याद है कि भूल गए? कहाँ पे है? पाकिस्तान में तक्षशिला आए थे, मतलब वो चाणक्य आए हुए थे भाई। वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। चाणक्य को इसने अपमानित करके राज दरबार से भेजा था। ठीक है, तो वो काफ़ी मतलब था। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अब अपमानित करके इनको जब भेजा गया, तो उसी समय एक बच्चे को ये लेकर जाते हैं तक्षशिला, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर वहाँ से प्रशिक्षण वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद से फिर ये लोग धनानंद पर अटैक करता है। फिर उनको सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है, और फिर एक नई डायनेस्टी की स्थापना होती है जिसका नाम है मौर्य वंश। ठीक है, तो धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी गई। ठीक है, मौर्यों का शासन मगध साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। मतलब जो हर एक वंश से मगध साम्राज्य की विस्तार की प्रक्रिया चालू हुई थी, वो विस्तार की प्रक्रिया मौर्य साम्राज्य और स्पेशली अशोक के समय अपने फुल चरमोत्कर्ष यानी सबसे टॉप पोजीशन पे था, क्योंकि इस समय पूरे भारत पे मगध डायनेस्टी का क्या था? विस्तार। बोलो ना जैसनो। तो मौर्यों के शासनकाल में मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष मतलब एकदम हाईएस्ट पीक पे था, जहाँ पे पूरे मतलब भारत पे इनके कब्जा हुआ करता था।
ठीक है। तो इस प्रकार से 3 डायनेस्टी यहाँ पे रोल की, जिसके एक सबसे पहले हर्यक वंश, बृहद्रथ वंश बहुत कम चर्चा है, न के बराबर है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था धनानंद, जिसके समय सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर का आक्रमण को इसने मतलब वहीं से वो चला गया था सिकंदर। उसके बाद से फिर इसको सत्ता से हटाए चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके प्राइम मिनिस्टर या उनके आचार्य गुरु हुआ करते थे चाणक्य, दोनों ने मिलकर इनको पराजित किया, मगध की गद्दी से इनको हटाया। और फिर आगे चलकर 322 या 323 बीसी में मगध पर एक नई डायनेस्टी की स्थापना की, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, लेकिन मौर्य साम्राज्य करने से पहले हम ये वाला टॉपिक पहले फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। बृहद्रथ वंश पीछे क्लास में हुआ था, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। तो नंद वंश यहाँ तक 323 बीसी तक पहुँच गए हैं। अब 323 बीसी में आगे जाएंगे तो यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी की क्या हो जाएगी, स्थापना। और फिर यहाँ पे पूरा मौर्य काल काम कर रहेगा, कोई दिक्कत पड़ता नहीं। इससे पहले ये 2 विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, और विदेशी आक्रमण पढ़ने के बाद धार्मिक आंदोलन डिस्कस होगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और ये दोनों खत्म होगा। उसके बाद से होगा टेस्ट, और फिर आगे मौर्य काल या मौर्य डायनेस्टी चालू होगी। बोलो ना जी। तो इतिहास में सीक्वेंस को पकड़ के रखना और समझते जाना है। वो थोड़ा सा विचलित हुआ तो फिर इतिहास को समझने में बहुत दिक्कत परेशानी आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब आगे ये डिस्कशन में आएगा, विदेशी आक्रमण कैसे 2 आक्रमण भारत पे हुए। उसके बाद से फिर आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म डिस्कशन में आएगा, फिर टेस्ट, उसके बाद से फिर आगे क्लास चलेगा, कोई दिक्कत। जितने स्लाइड डिस्कस किए हैं अभी ये सारे स्लाइड टेलीग्राम पे जाएगा, आपको घर पे बैठकर और सारी बातें कॉपी में नोट कर लेना है। या बिना कल नोट किए पहुंच गए तो फिर बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगी। बोलो ना जी, इसलिए लिख लीजिएगा।